आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी मेंस पेपर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन ए फिजिक्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाल या फिर स्पीड। इस टॉपिक से अब तक तो प्रश्न नहीं बना है, लेकिन बिल्कुल संभावना है कि प्रश्न बन सकता है। 32 नंबर का तो प्रश्न 32 मार्क्स का प्रश्न साइंस टेक्नोलॉजी में जेपीएससी में पूछा जाता है, तो इसमें 32 का जो है प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल संभावना है। तो हम लोग टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और समझेंगे। इस टॉपिक में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न जेपीएससी में आ सकता है या फिर किस प्रकार का प्रश्न जो है ट्रेंड में रहता है, जो जेपीएससी बार बार अभी पूछ रही है। इस टॉपिक से प्रश्न 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी और 11th जेपीएससी में नहीं पूछा है, तो प्रश्न आने का बिल्कुल संभावना है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताऊं कि ये टॉपिक पर आधारित प्रश्न क्या क्या हो सकता है। मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो इससे दो प्रकार का प्रश्न पूछने का संभावना है, दो प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अगर पहले के विषय में देखें तो देखिए, इसमें प्रश्न आ सकता है कि चाल से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं और प्रकार पर प्रकाश डालें। तो ये पहला नंबर ये क्वेश्चन बन सकता है कि चाल से आप क्या समझते हैं और इसके विशेषताओं और प्रकार पर प्रकाश डालें। तो वहीं दूसरा नंबर प्रश्न पर अगर देखें हम लोग, तो इससे संभावना ये बनता है कि आपको चाल को वेग के साथ, वेग मतलब कि वेलोसिटी के साथ जो है रिलेशन आपको पूछ सकता है कि उसके वेग के साथ इसका क्या संबंध है। तो साथ ही वेग के साथ इसका तुलना करने के लिए भी बोल सकता है। तो ये टॉपिक तो वेग हम लोगों को इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को तो हम लोग वेग चैप्टर में ही देखेंगे, वेलोसिटी टॉपिक में ही हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे और उस कंटेंट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चाल टॉपिक को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि किस तरीके का प्रश्न जो है इसमें आ सकता है और कैसे हम लोग इसको बेहतरीन नंबर इसमें मतलब आउट ऑफ 32 25 अराउंड हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे और जिसमें कि हम लोग कुछ पिक्टोरियल एनालिसिस भी करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर पाएँ, आंसर को बेहतर और रूप से लिख सकें। देखिए, इसका डेफिनेशन चाल का हम लोग सब जानते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया जो दूरी होता है चाल कहलाता है। अगर इसका हम लोग एक समीकरण के रूप में रखें तो देखिए, चाल इक्वल्स टू हो गया वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी डिवाइडेड बाय समय। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी वस्तु ए पॉइंट से शुरुआत करता है और डी पॉइंट तक आता है, और हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि ए पॉइंट से कोई वस्तु शुरुआत किया चलना, ये बी पॉइंट तक आया और बी पॉइंट तक आने के क्रम में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर का है और टाइम इसे 5 सेकेंड का लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा। वहीं अगर हम लोग देखें कि बी से वो वस्तु फिर आगे बढ़ा और ये सी पर आता है, सी पॉइंट पर आता है, और ये सी पॉइंट पर जो है अगर डिस्टेंस को देखते हैं तो बी से सी का डिस्टेंस 20 मीटर का है, जबकि दोनों के बीच में ट्रेवल करने का जो टाइमिंग था 10 सेकेंड का था। तो वहीं अगर हम लोग देखें, सी से वही वस्तु डी तक आता है और डी तक आने के क्रम में इस वस्तु को 4 मीटर का दूरी तय करना पड़ा और इसके लिए इसे 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो अगर हम लोग इस पिक्टोरियल एनालिसिस, इस चीज़ों को, इसे हम लोग अगर हम लोग एक इसमें वस्तु का चाल निकाला जाए तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वस्तु का चाल हम लोग निकाल सकते हैं कि जो इसका दूरी है, तय किया गया दूरी, तो ए से डी तक जो दूरी तय किया, तो हम लोग देख सकते हैं कि 10 मीटर, 20 मीटर और 4 मीटर, यही दूरी तय किया, वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी है। और कुल समय क्या लगा, तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो दोनों का वैल्यू
34 डिवाइडेड बाय 17। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि उस वस्तु का कुल चाल कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में वह वस्तु 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है। तो ये हम लोग इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन को पुट आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखें कि ये पहला नंबर प्रश्न में हम लोग देखें कि चाल का विशेषता क्या होता है। तो देखिए, चाल का विशेषता के विषय में हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, अगर इसे हम लोग पॉइंट आउट करके लिखें, पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, चाल जो है कि ये जो है वस्तु के गमन पथ पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु किस डायरेक्शन में चल रहा है उस पर यह निर्भर करता है, गमन पथ पर यह निर्भर करता है। तो इसका पहला ये विशेषता है। तो चाल एक अदिश राशि है, इसका जो है इसमें कोई दिशा नहीं है, इस कारण से इसको अदिश राशि कहा जा रहा है। क्योंकि चाल वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से तथा अंतिम बिंदु के बीच की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो मान लीजिए, इसमें कहने का मतलब ये है, इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि जैसे कि वस्तु ए यहाँ से चलना है, इस वस्तु को एक मान लेते हैं कि जैसे कि आर कोई एक वस्तु है और ये ए पॉइंट से चल रहा है और इसे आना है डी पॉइंट तक। तो डी पॉइंट तक आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही चले। ये जो है इस जगह पर बी पॉइंट पर भी आ करके फिर बी पॉइंट से जो है सी पॉइंट पर से सी पॉइंट तक आ सकता है और फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जा सकता है। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए दिशा पर निर्भर करे। तो ऐसे में हम लोग इसका दूसरा विशेषता समझ सकते हैं कि चाल का दूसरा विशेषता है कि यह एक अदिश राशि होता है। अगर इसका तीसरा विशेषता देखें तो देखिए, चाल का मान कभी जो है शून्य नहीं हो सकता। मतलब कि स्पीड का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता और साथ ही साथ स्पीड कभी जो है नेगेटिव में भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि ये 4 विशेषता होता है चाल का। आइए हम लोग बात करते हैं कि चाल का प्रकार। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, चाल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, चाल जो है कुल मिलाकर के 3 प्रकार का होता है। क्योंकि हम लोग जब वेग पढ़ेंगे, वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे कि उसका प्रकार क्या है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग देखें कि चाल का प्रकार क्या है। तो देखिए, 3 प्रकार का चाल होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक एवरेज स्पीड। मतलब कि एक समान चाल, दूसरा असमान चाल और एक औसत चाल। कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। आसान भाषा में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, बस बने रहिए। देखिए, एक समान चाल के विषय में देखें। एक समान चाल, एक समान मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड जो कभी जो है बदल नहीं रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, फिर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। कोई वस्तु को ए पॉइंट से चल रहा है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहा है, बी पॉइंट से सी पे आ रहा है और सी से डी पे आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों के बीच में, ये ए बी सी और डी तीनों के बीच में जो है डिस्टेंस अगर देखें तो ये भी दोनों ए और बी के बीच डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। बी से सी के बीच भी मान लेते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और सी से डी के बीच में भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर का ही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे दोनों को ए से बी तक आने में जो समय लगा और बी से सी के पास जाने में जो समय लगा और सी से डी के पास जाने में जो समय लगा वो एक समान लगा। मतलब कि ए से बी के पास आने में मान लेते हैं कि 2 घंटे का समय लगा, बी से सी के पास जाने में भी 2 घंटे का समय लगा और सी से डी के पास भी जाने में 2 घंटे का समय लगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखिए, डिस्टेंस भी समान दिख रहा है हम लोगों को, तो साथ ही साथ जो है समय का जो है जो टेकिंग टाइम है वो भी समान है। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये उदाहरण हो गया एक समान चाल का। मतलब कि
तय किया गया दूरी वो समान हो, साथ ही साथ जो टाइम टेकन है वो भी समान हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समान चाल का उदाहरण है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आप लैंग्वेज को पढ़ करके समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता हो, तो वस्तु के चाल को एक समान चाल कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसी उदाहरण को हम लोग यहाँ पर अभी लिखे हैं और इसी उदाहरण को हम फिर से दोबारा से डिराइव कर दिए हैं लैंग्वेज में। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक समान चाल क्या होता है। आइए दूसरा देखें कि असमान चाल क्या होता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, जब यूनिफॉर्म स्पीड का हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि समय और दूरी का जो है यहाँ पे ग्राफ बनेगा, जिसमें कि हम लोग एक्स एक्सिस पर टाइम को रखें, जबकि डिस्टेंस को हम लोग रखें वाई एक्सिस पे। देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वस्तु 1 घंटे में 1 किलोमीटर का दूरी तय करे, तो ये ग्राफ यहाँ तक ऐसे बनेगा। उसी तरीके से वस्तु 2 घंटे में 2 किलोमीटर का दूरी तय करे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। 3 घंटे में वस्तु 3 किलोमीटर का दूरी तय करे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइन होगा ये सीधा लाइन निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है समय और दूरी और समय के बीच में जो बना एक समान चाल का ग्राफिकल एनालिसिस है, ये हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और ये विश्वास मानिए कि इस तरीके से अगर आंसर राइटिंग को प्रेजेंट अगर पेपर में करते हैं, मीन्स एग्ज़ाम में करते हैं, तो एक बेहतर नंबर मिलने का पूरा संभावना रहता है। दूसरे के पेपर से आप 2-3 नंबर आगे निकल जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि असमान चाल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे हम लोग कहते हैं। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता ये है कि एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग क्या देखे थे कि समान समय में समान दूरी का तय किया जाना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। उल्टा क्या है, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि देखिए, अगर कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाए, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाए और सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जाए, लेकिन यहाँ जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को समझ में ये निश्चित रूप से आएगा कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, जबकि इसको ट्रेवल करने में लगा टाइम 5 घंटे का है। वहीं बी से सी के समय में देखेंगे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये देखिए बदल गया, 5 किलोमीटर का है, जबकि टोटल ट्रेवलिंग टाइम क्या है, तो 10 घंटे का है ना। उसी तरीके से सी से डी के बीच का अगर टाइमिंग देखेंगे तो देखिए, ये किलोमीटर में देखें, डिस्टेंस देखें तो ये आपका 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि ट्रेवलिंग टाइम क्या है, तो ये 15 घंटे का है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब अलग अलग है, चाहे वो समय चाहे वो डिस्टेंस। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग दूरी को तय करता है, तो उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो इसी चीज़ को जो हम लोग यहाँ पे देखे, ये इस चीज़ को ये पिक्टोरियल एनालिसिस जो हम लोग किए, सेम इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। तो आप इस चीज़ को लैंग्वेज में कर सकते हैं आराम से। आप बस एक बार पिक्टोरियल एनालिसिस कीजिए और चीज़ों को लिख दीजिए। अगर हम लोग बात करें कि इसका ग्राफिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकल कैसे इसका जो है पुट आउट करेंगे, तो उसको भी समझते हैं। देखिए, अगर असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करें, तो इसमें 2 तरीके का ग्राफ बन सकता है। पहला क्या, पहला ए नंबर वाले ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि समय कम लग रहा है। यहाँ पे समय देखिए ज़्यादा नहीं लग रहा है, कम ही समय है, इतने में समय ख़त्म है। लेकिन अगर दूरी को देखें तो कम समय में दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, तो ऐसे में जो है ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। लेकिन दूसरे नंबर बी नंबर में अगर देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो है समय जो है ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में, या बी पॉइंट से सी पॉइंट में जाने में, या सी पॉइंट से डी पॉइंट में जाने में समय जो है ज़्यादा लग रहा है। लेकिन
यहाँ पे जो है दूरी क्या है, दूरी कम है, मतलब कि असमानता को ये दर्शा रहा है। समय ज़्यादा है, दूरी कम है, या फिर दूरी ज़्यादा है, समय कम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो तरीके के ग्राफ को पुट आउट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के संदर्भ में। आइए हम लोग देखें कि इसके अलावा क्या और कोई प्रकार होता है क्या चाल का। तो निश्चित तौर पर एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल, या फिर आप इसको कह सकते हैं एवरेज स्पीड। बिल्कुल सरल है, आसान है, आइए हम लोग उसको भी समझते हैं। देखिए, औसत चाल के विषय में अगर हम लोग समझते हैं तो औसत चाल किसे कहा जाता है, तो एवरेज स्पीड कौन सा क्या है ये। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक कुल समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहा जाता है। मतलब कि अगर हम लोग एवरेज स्पीड हम लोग देखें तो एवरेज स्पीड हम लोग किसे कहेंगे, एवरेज स्पीड कहा जाएगा कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी डिवाइडेड बाय तय किया गया कुल समय। जो भी कुल समय लगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका निकलेगा एवरेज स्पीड। कहने का कुल मिलाकर मतलब यही है कि अगर आप पॉइंट ए से डी तक चल रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एंड डी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए ये ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, जबकि बी से सी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, सी से डी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें ए से बी तक का तय किया गया कुल समय क्या लगा, तो 5 घंटे का समय लगा। तो बी से सी का समय क्या लगा, तो 10 घंटे का समय लगा। और सी से डी तक के बीच का जो समय क्या लगा, सी से डी के बीच का समय 20 घंटे का लगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि एवरेज स्पीड हम लोग किसको कहते हैं। तो एवरेज स्पीड कहा जाता है कि कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो गया, तो आप ये सबको जोड़ दीजिए, क्या होगा भाई, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों का निकल जाएगा 35, सॉरी 35 नहीं, 45 किलोमीटर। और अगर हम लोग इसको अगर तीनों को जोड़ते हैं, कुल समय को जोड़ते हैं, तो हम लोगों का निकलेगा कितना, इसमें हम लोगों का निकलेगा 35 आवर। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्पीड क्या होगा हम लोगों का, तो 45 डिवाइडेड बाय 35। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों का निकलेगा एवरेज स्पीड, मतलब कि औसत चाल। तो मुझे लगता है कि समझने में आसान ही है, कोई बहुत बड़ा कठिन चीज़ नहीं था जो हम लोग नहीं समझ सकेंगे। तो चाल 3 प्रकार का होता है, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा एवरेज स्पीड मतलब कि औसत चाल। और ये तीनों को हम लोग अगर इस तरीके से पिक्टोरियल एनालिसिस करते हुए, अगर हम लोग इक्वेशनली सॉल्व करते हुए, कुछ जो है डाटा के साथ पुट आउट करते हुए अगर अपने आंसर राइटिंग को ऐसे रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर प्रश्न आ गया कि चाल किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं और प्रकारों पर प्रकाश डालें, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से आंसर राइटिंग को अगर प्रेजेंट किया जाए तो मेरा मानना है कि इसमें जो है 25 डिवाइडेड बाय 32, मतलब कि आपको 32 नंबर में 25 नंबर देने से बिल्कुल भी नहीं इतराएगा जेपीएससी आयोग, निश्चित रूप से मिलेगा और एक बेहतर नंबर इसमें माना जाएगा। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो अभी तक ये आया ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि 14th जेपीएससी में जो है बिल्कुल संभावना है कि चाल से प्रश्न आए। अगर चाल से एक और प्रश्न आता है, वो वेग के साथ, वेलोसिटी के साथ वो रिलेशन या फिर उसको कंपेयर करने के लिए देता है, मतलब कि दोनों के बीच में संबंध या तुलना करने के विषय में पूछता है, तो हम लोग वो वेग वाले टॉपिक में वेलोसिटी को जब हम लोग कवर करेंगे तो हम लोग वहाँ पर समझेंगे कि चाल और वेग को कैसे हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं, कैसे हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर जो भी लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करें, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ चलो ठीक है,
कुछ तो है। और अगर कोई और टॉपिक आपको लगे कि मुझे ये टॉपिक और जानना है, तो कोई भी टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, कवर करूँगा और यूट्यूब पे आपके लिए लाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।